इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, उनकी प्रवृत्तियाँ, उनकी रचनाएं देख लिया था। अब हम लोग सीधा सीधा जानते हैं शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग क्या होता है। तो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इसमें आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन हिंदी गद्य के संक्षिप्त परिचय से 5 अंक का पूछेगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं शुक्ल युग। इसमें हम लोग शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग है। पहले हम लोग शुक्ल युग देखेंगे, उसके बाद हम लोग शुक्लोत्तर युग देखते हैं। तो शुक्ल युग का एक और नाम है, शुक्ल युग का एक और नाम छायावादी युग। क्या है? छायावादी युग। शुक्ल युग को क्या कहते हैं? छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को कौन सा युग कहते हैं? प्रेमचंद युग। छायावादी युग को ही क्या कहते हैं? प्रेमचंद युग। अब और क्या कहते हैं इसी को? शुक्ल युग को और क्या कहते हैं? प्रसाद युग। क्या कहते हैं? प्रसाद युग। आप लोग जानते रहिएगा। शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे पड़ा था। प्रेमचंद युग मुंशी प्रेमचंद के नाम पर पड़ा था। प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद के नाम पे पड़ा था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं उनका किन कवियों के नाम पे पड़ा था। यह पड़ा था रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि अपने पहले कक्षा 10वीं पहले पाठ के लेखक हैं मित्रता के। और प्रेमचंद युग किस पे पड़ा था? मुंशी प्रेमचंद के जी के नाम पर प्रेमचंद युग पड़ा था। और प्रसाद युग किसके नाम पर पड़ा था? जयशंकर प्रसाद जी के नाम पर। किसके नाम पर? जयशंकर प्रसाद जी हिंदी गद्य में दूसरे पाठ के लेखक हैं, ममता नामक पाठ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो शुक्ल युग को कौन सा युग कहते हैं? छायावादी युग भी कहते हैं, प्रेमचंद युग भी कहते हैं और प्रसाद युग भी कहते हैं। इस युग की समयावधि या समय सीमा कब थी? शुक्ल युग की समय सीमा कब थी? हम लोग जान लेते हैं। सन 1919 से 1938 ईस्वी तक। 1919 से 1938 ईस्वी तक। कहीं आपको 1922 से 1938 दिया रहेगा, आप लोग जानते रहिएगा। तो ये दोनों सही है। अगर इन दोनों में से अगर ये दिया है तो यही सही है, जानते रहिएगा। इससे पहले वाला युग कौन था? इससे पहले वाला युग कौन था? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1919 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। तो ये दोनों हो सकता है, आप लोग जानते रहिएगा। इसकी समय सीमा ये इम्पोर्टेंट है, समय सीमा कब थी? सन 1919 से 1938 ईस्वी तक। तो आप लोग अच्छे से शुक्ल युग को और किस युग के नाम से जाना जाता है? छायावादी युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग। अब कभी पूछ लेगा आपको कि प्रसाद युग किस कवि के नाम पे जाना जाता है या किस लेखक के नाम पे जाना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद युग किस लेखक के नाम पे जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? उपन्यासों का सम्राट। यहाँ पर बहुत सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको पूछेंगे। उपन्यासों का सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। और शुक्ल युग किसके नाम पे पड़ा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर। इस युग की समयावधि क्या थी? 1919 से 1938 ईस्वी तक। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसके छायावादी युग के 4 स्तंभ कवि थे। कितने स्तंभ कवि थे? 4 स्तंभ कवि थे। छायावादी युग के या शुक्ल युग के 4 स्तंभ कवि। ये आपको पूछता है निम्नलिखित में से छायावादी युग के 4 स्तंभ कवि में से कौन है? 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, 3-4 ऑप्शन, उसमें से कोई एक कवि रहेगा या एक लेखक रहेंगे। तो 4 स्तंभ कवियों में से कौन कौन कवि थे? चलिए हम लोग देखते हैं। पहला आ जाएंगे जयशंकर प्रसाद। पहला कौन थे? जयशंकर प्रसाद। इसी के क्रम में दूसरा आ जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी।
निराला। और उसके बाद तीसरा आ जाएंगे सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। और अगला कौन थे? महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा। आपको कक्षा 10वीं में ये 3 मिलेंगे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अगले 11वीं 12वीं में आपको मिलेंगे। तो ये 4 स्तंभ कवि थे छायावादी युग के। ये कौन थे? 4 स्तंभ कवि। बड़ी बात इस बात की थी कि क्योंकि कवि पूछा है तो कवियों में आपको उनकी तुलना करके, रामचंद्र शुक्ल जी कवि नहीं थे, रामचंद्र शुक्ल जी कवि नहीं थे। जयशंकर प्रसाद जी कवि भी थे, लेखक भी थे। देखिए कवि आपको आ जाएगा, आपका कवि कहाँ पर आता है? पद्य में आता है। और लेखक कहाँ पर आता है? गद्य में आता है। तो इस प्रकार इसमें आपको सुमित्रानंदन पंत आपको गद्य पद्य में मिलेंगे, महादेवी वर्मा जी भी पद्य में ही मिलेंगी। तो जयशंकर प्रसाद आपको अभी नहीं है पद्य में, लेकिन आपको कक्षा 12वीं में पद्य में ये मिलेंगे। तो ये भी कक्षा 12वीं या 11वीं में पद्य में मिलेंगे। तो कवि यानी पद्य में या छायावादी युग में बताया था कि आधुनिक काल में ही हुआ था। आधुनिक काल में आपको बहुत सारे युग आते हैं और आधुनिक काल भी किस में था? पद्य में था। तो कहीं ना कहीं हमारा गद्य का उद्भव कहाँ से हुआ है? पद्य से ही हुआ है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। आप लोग जानते रहिएगा, यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन में जब दिया रहेगा छायावादी युग के 4 स्तंभ कवियों में से निम्नलिखित में कौन है? पहला ही ऑप्शन आपको दिया रहेगा क्या दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या दिया रहेगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ध्यान दीजिएगा, 4 स्तंभ कवियों में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं थे। क्यों? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कवि नहीं थे, क्या थे? लेखक थे। लेकिन शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ही नाम पर पड़ा था शुक्ल युग। ये आप लोग भी जानते रहिएगा। इसकी समय अवधि एक बार फिर से देख लीजिए कि शुक्ल युग कब से कब तक चला था? 1919 से 1938 ईस्वी तक। और इस शुक्ल युग का नामकरण क्या क्या था? शुक्ल युग, छायावादी युग, प्रेमचंद युग और प्रसाद युग। प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद के नाम पर, प्रेमचंद युग मुंशी प्रेमचंद के नाम पर, जिन्हें हम उपन्यासों का सम्राट कहते हैं। यहाँ से भी आपका 1 नंबर बहुविकल्पी बनता है। उपन्यासों का सम्राट किसे कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद जी को। और शुक्ल युग किस लेखक के नाम पर पड़ा था? रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर। और इसके 4 स्तंभ कवियों में से हमने जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ कवि हैं। छायावादी युग के ये 4 स्तंभ कवि हैं। अब हम लोगों को हम लोग हिंदी की जब किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ब्रैकेट में कुछ उपन्यासकार, नाटककार शुक्ल युग के दिया रहेगा, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको दिया रहेगा जैसे शुक्ल युग के नाटककार बताइए, निम्न शुक्ल युग के नाटककार होंगे या ये कौन सी विधा होगी? इस प्रकार से भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ तक हो गया। तो आगे हम लोग अब देखते हैं शुक्ल युग के प्रमुख नाटककारों में से कौन कौन से थे। तो भाई शुक्ल युग के हम लोग यहाँ पे हमने मिटा दिया। हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं शुक्ल युग के नाटककार। प्रमुख नाटककार कौन कौन से थे? नाटककार और उनकी रचना के बारे में हम लोग देखेंगे। तो शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार और उनकी रचनाएं क्या क्या कौन कौन थी देखते हैं। आपके किताब में भी पहले ही दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या दिया है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी का प्रमुख नाटककार और उनकी रचनाएं। तो नाटककार में आपको मिलेगा हरिकृष्ण प्रेमी। कौन थे हरिकृष्ण प्रेमी? हरिकृष्ण प्रेमी। अब हरिकृष्ण प्रेमी क्या थे? शुक्ल युग के नाटककार। अब इनकी रचनाएं क्या थी? प्रतिशोध। इनकी नाटक क्या था? प्रतिशोध। इनका नाटक क्या था? प्रतिशोध। ये इनकी नाटककार हैं और ये उनका नाटक है, ये जानते लेंगे। प्रतिशोध कौन सी विधा है? नाटक है। और अगला आ जाएंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद।
अब जयशंकर प्रसाद जी का नाटक कौन सा नाटक था? ना हरि के प्रति जज। जयशंकर प्रसाद के बहुत सारे नाटक थे, उनमें से एक था जज। चंद्रगुप्त, ध्रुवासुमिनी और बहुत सारे इनके नाटक थे। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवासुमिनी, राजश्री, इनके बहुत सारे नाटक थे, उनमें से प्रमुख था चंद्रगुप्त। ये आप लोग भी जानते रहिएगा। अब अगला हम लोग देखते हैं, ये हो गया शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार और उनकी रचना। इसी को हम लोग थोड़ा ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं क्या होता है, थोड़ा ट्रिक से देखते हैं क्या होता है। इनका ट्रिक है ना हरि के प्रति जज। ना हरि के प्रति जज। अब ना माने नाटक, ना मीन्स नाटक, हरि के माने हरि कृष्ण प्रेमी और प्रति माने हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक क्या है? प्रतिशोध। ज माने जयशंकर प्रसाद, च माने चंद्रगुप्त। इस प्रकार आपका हो जाएगा ना हरि के प्रति जज। जब ना हरि के प्रति जज हो जाएगा, ये शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार हैं। तो ना हरि के प्रति जज। तो ना माने नाटक, हरि के माने हरि कृष्ण प्रेमी, हरि कृष्ण प्रेमी जी का नाटक क्या है? प्रतिशोध। और ज से क्या हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। और च से क्या हो जाएंगे? चंद्रगुप्त। इस प्रकार आपका शुक्ल युग के नाटक और उनकी रचनाएं कुछ ट्रिकी माध्यम से भी हमने देख लिया था। ना हरि के प्रति जज, ना माने नाटक, हरि के माने हरि कृष्ण प्रेमी, प्रति माने प्रतिशोध, ज माने जयशंकर प्रसाद, च माने चंद्रगुप्त। यह शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार और उनकी नाटक थे। अब हम लोग अगला देखेंगे, शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनकी रचना। अब हम लोग पहले ट्रिक पढ़ेंगे, उसके बाद ये हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार के जगह हम लोग लिख देंगे निबंधकार। नाटककार के जगह क्या लिख देंगे? निबंधकार। अब निबंधकार में हम लोग पहले इनका ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक के लिए हम लोग देखते हैं नीरच गुठ। अब ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगा। नीरच गुठ आपका क्या है? ट्रिक है। अब शुक्ल युग के निबंधकार और उनकी रचना हम इस ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। नी माने क्या होता है आपका? र माने क्या होगा? ची माने क्या होगा? गु माने क्या होगा? और ठ माने क्या होगा? इसी प्रकार से हम लोग देखते चले जाएंगे। अब नी माने क्या होगा? निबंध। नी माने क्या हो जाएगा आपका? निबंध। नी माने निबंध। शुक्ल युग के निबंध कौन कौन से? तो कौन कौन से निबंधकार थे? र माने रामचंद्र शुक्ल। और ची माने चिंतामणि। ची मीन्स चिंतामणि। और उसके बाद गु माने गुलाब राय। गु माने गुलाब राय। और गुलाब राय का निबंध क्या था? ठलुआ कलब। गुलाब राय का निबंध क्या था? ठलुआ कलब। और ठलुआ कलब कौन से विधा थी? आप लोग यहाँ से भी बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है। ठलुआ कलब कौन से विधा थी? निबंध थी। किसकी थी? गुलाब राय की। और रामचंद्र शुक्ल का निबंध क्या था? चिंतामणि। इस प्रकार आपका एक बार फिर से देख लीजिए शुक्ल युग के निबंधकार और उनकी रचनाएं ट्रिक के माध्यम से। नीरची गुट। नी माने निबंध। र माने रामचंद्र शुक्ल का निबंध क्या था? ची माने चिंतामणि। और गु माने गुलाब राय जी का निबंध क्या था? ठलुआ कलब। इस प्रकार आपका ट्रिक बना नीरची गुट। इस प्रकार आपका ट्रिक क्या बना? नीरची गुट। ये हो गया शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार और उनके निबंध।
अब हम लोग अगला देखते हैं शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार के जगह हम लोग अब देखते हैं उपन्यासकार। अब हम लोग इसमें देखते हैं उपन्यासकार में। अब उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास और ही अच्छे से हम लोग देखेंगे। अब उपन्यासकार के लिए भी बहुत अच्छा ट्रिक भी है। हम लोग पूरी रचनाओं के कुछ रचनाओं के हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ऊ मूस जकचा, ऊ मूस जकचा। अब ये आपका शुक्ल युग के उपन्यासकार के ट्रिक हो गया। क्या हो जाएगा? ऊ मूस जकचा। आप लोग 1-2 बार पढ़ेंगे उसके बाद आपको याद ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊ यानी क्या अर्थ होता है, मू यानी क्या अर्थ होता है, स माने क्या होता है, ज माने क्या होता है, क माने क्या होता है, च माने क्या होता है और आ माने क्या होता है। यहाँ पर हम लोग अच्छे से पूरा देखेंगे। अब ऊ मतलब हम लोग इस क्या पढ़ने जाने वाले हैं? उपन्यास। उपन्यास किसका उपन्यास पढ़ने जाने वाले? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यासों का सम्राट भी कहा जाता है। आपका ये बहुविकल्पी नंबर बनेगा। मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास थे? मुंशी प्रेमचंद के बहुत सारे उपन्यास थे और शुक्ल युग में उन्होंने क्या लिखा था? सेवा सदन। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास क्या था? सेवा सदन। और जयशंकर प्रसाद भी उपन्यासकार थे। जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास था? जयशंकर प्रसाद कंकाल। कंकाल क्या था उनका उपन्यास का? कंकाल, तितली, इरावती। इरावती कौन सा उपन्यास? ऐसा जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास था जो अपूर्ण था? इरावती। तो इरावती उपन्यास उनका अपूर्ण था। च यानी जकचा। अच्छा, च यानी आत्मदास। इनका कौन से? चतुरसेन शास्त्री। कौन थे? चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास कौन था? आत्मदाह। आत्मदाह। और ये आपका बहुविकल्पी नंबर यहाँ से बन सकता है। चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास था आत्मदाह या आत्मदाह कौन सी विधा है? उपन्यास है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा शुक्ल युग के उपन्यासकार और उनकी रचनाओं को। ट्रिक क्या था? ऊ मूस जकचा। अब ऊ यानी उपन्यास, उपन्यास मुँह माने मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास क्या था? स माने सेवा सदन। ज माने जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास क्या था? कंकाल। और च माने आचार्य चतुरसेन शास्त्री, उनका उपन्यास क्या था? आत्मदाह। ये हो गया आपका शुक्ल युग के उपन्यासकार और उनकी रचनाओं के बारे में। और सारे उपन्यास थे और सारे उनकी रचनाएं थी, लेकिन हम लोग उन्हीं को देख रहे हैं जो आपके कक्षा 10वीं में पूछ रहा है। बार बार वो दे रहा है क्वेश्चन, इसी से दे रहा है। आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 10वीं किताब में, इतना ब्रैकेट में आपको कुछ दिया होगा, वहीं से सारी रचनाएं हमने लिया है और वहीं से ट्रिक भी बना है। अब हम लोग अगला देखते हैं शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार एवं उनकी रचनाएं। अब हम लोग किसके देखते हैं? नाटककार को। नाटककार को अनुसार हम लोगों ने नाटककार को देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं कहानीकार। क्या देखते हैं अब? कहानीकार। नाटककार में कौन सी ट्रिक थी? नाटककार में ना हरि के प्रति जज। अब कहानीकार में हम लोग देखते हैं क्या होता है, तो आप लोग समझते रहिएगा। कहानीकार का आपका ट्रिक क्या था? कहानीकार का ट्रिक था कहाँ जपू प्रेम पंच। कहाँ जपू प्रेम पंच, ये आपका क्या है? ट्रिक है। कहाँ जपू प्रेम पंच। शुक्ल युग के कहानीकार का कौन सा ट्रिक है? कहाँ जपू प्रेम पंच। कहाँ जपू प्रेम पंच, ये आपको याद रहना चाहिए। किसी भी ट्रिक को आप लोग 1-2 बार पढ़ेंगे तो आप लोग जान जाएंगे, क्योंकि हमको बहुत सारी रचनाओं के बारे में पढ़ना है। वहाँ पे हमको कन्फ्यूजन होने वाला है और हम उन्हीं रचनाओं को बड़े ही ध्यान से, हाँ कुछ रचनाओं को हम लोग याद भी करेंगे, लेकिन कुछ रचनाएं अगर हमको ट्रिकी माध्यम से बन रहा है तो हम लोग उसको याद कर लें। तो कहाँ जपू प्रेम पंच में पहला हम लिख दे रहे हैं कहाँ जपू प्रेम पंच। तो इस प्रकार हमने लिख दिया है। अब कहाँ से क्या हो जाएगा आपका? कहानी। क्या हो जाएगा? कहानी। और ज से क्या हो जाएगा?
जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी थी? आप लोगों को याद होगा, पुरस्कार। कौन सी थी इनकी कहानी? पुरस्कार। इनकी और सारी कहानियाँ थी लेकिन पुरस्कार भी है। और प्रेम माने प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। ध्यान दीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास बहुत सारे हैं। गबन, गोदान, कफन, मंत्र क्या है? उनकी कहानी है। मंत्र क्या है? उनकी कहानी है। तो उनको मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में, कुछ कवियों के बारे में आप लोगों को उनकी रचनाएं याद रहनी चाहिए। आपका बहुविकल्प में क्वेश्चन बनेगा, जब याद रहेगा तो आप लोग बड़े ही आसानी से कर लेंगे। तो हिंदी गद्य रचनाएं एकांकीकार में हम लोग पहला देखते हैं, डांटकर राम कुमार वर्मा जी की एकांकी हम लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ा था, दीपदान राम कुमार वर्मा की क्या थी? एकांकी थी। और उदय शंकर भट्ट जी की एकांकी क्या थी? नए मेहमान किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट जी की रचना है, और वो भी क्या है? एकांकी है। और एक था अपना, हम लोगों ने पढ़ा था उपेंद्रनाथ अश्क की कौन सी रचना थी? आप लोग याद कीजिए भाई, तौलिए। कौन सी रचना थी? तौलिए। ये किसकी थी? उपेंद्रनाथ अश्क जी की थी। ये आपका यहाँ तक शुक्ल युग हुआ, क्योंकि हम लोगों के शुक्ल युग में हमें हिंदी गद्य के संक्षिप्त परिचय में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के संक्षिप्त परिचय पढ़ना है। तो हम लोगों ने संक्षिप्त में देख लिया है। अब हम लोग अगला देखेंगे शुक्लोत्तर युग क्या होता है, उसकी समय सीमा क्या थी, क्या नहीं थी, उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। और हाँ, राम कुमार वर्मा जी किस युग के कवि थे? राम कुमार वर्मा जी शुक्ल युग के कवि हैं। आप लोग ये जानते रहिएगा। डटकर राम कुमार वर्मा जी शुक्ल युग के कौन से कवि थे? एकांकीकार थे। शुक्ल युग के एकांकीकार में निम्न कौन से आते हैं? तो डटकर राम कुमार वर्मा जी, उदय शंकर भट्ट जी, उपेंद्रनाथ अश्क, बहुत इतने सारे कवि आते हैं। तो अगला अब हम लोग देखते हैं शुक्लोत्तर युग। हम लोगों ने शुक्ल युग पढ़ लिया था, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? शुक्लोत्तर युग। अब हम लोग शुक्लोत्तर युग के बारे में अच्छे से जानेंगे और इसके भी समयावधि लिखेंगे। वही बात, शुक्लोत्तर युग जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जब हम लोग इसको दो भागों में बांटेंगे, शुक्ल धन उत्तर। अब शुक्ल धन उत्तर यानी शुक्ल युग के बाद, शुक्ल धन उत्तर, ये क्या हो जाएगा? शुक्ल युग के बाद का युग क्या कहलाएगा? शुक्लोत्तर युग। ये तो आप लोग जानते रहिएगा। उत्तर माने क्या होता है? बाद में। उत्तर माने क्या होता है? बाद में। तो शुक्ल युग के बाद का युग क्या कहलाता है? शुक्लोत्तर युग। इस प्रकार आपका ये हो जाएगा शुक्ल युग के बाद का युग। शुक्ल युग के बाद का युग में हम लोग देखते, मतलब शुक्ल युग की समय सीमा क्या थी? शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से 1938 ईस्वी थी। अब शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या होने वाली है? शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 से आज तक या अब तक, या 1938 ईस्वी से, ये सन 1938 ईस्वी से आज तक, या सन 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, ये दोनों ही शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। शुक्ल धन उत्तर यानी शुक्ल युग के बाद का युग क्या कहलाता है? शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या थी? 1938 से 1947 ईस्वी तक, या 1938 से आज तक। अब इसी को युग को क्या क्या कहते हैं, उसका नामकरण हम लोग देख लेते हैं। छायावादोत्तर युग यानी छायावाद के बाद का युग, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेमचंदोत्तर युग यानी प्रेमचंद के बाद का युग, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? शुक्लोत्तर युग कहिए। तो इस प्रकार से इसका नाम हुआ छायावादोत्तर युग, प्रेमचंदोत्तर युग और शुक्लोत्तर युग। इसकी समय सीमा भी हमने लिख दी है। अब हम लोग इसमें भी बहुत सारे कवि आए थे, इसकी भी बहुत सारी प्रमुख रचनाएं थी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके हिंदी किताब में मैं बार बार कह रहा हूँ, इस प्रकार से कुछ डब्बे में कुछ प्रमुख रचनाएं दी गई होंगी,
वह बोर्ड में यहाँ से 1-2 नंबर का हर साल पूछता ही पूछता है। तो आप लोग इन्हीं रचनाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें इनकी प्रमुख रचनाओं में कौन कौन से शुक्लोत्तर युग के प्रमुख रचनाओं में हम लोग देखते हैं। इनकी समय सीमा यहीं तक थी, यही वर्ष में जानना भी है। इसकी समय सीमा जान लिए, ये जान लिए कौन कौन से कवि थे। अच्छा हाँ, रचनाओं के बारे में अब वही फिर से हम लोगों का चालू हो जाएगा। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख नाटककार, कहानीकार इत्यादि हम लोगों का चलने वाला है, और हम लोग उसको देख लेंगे तो हमारा शुक्लोत्तर युग समाप्त हो जाएगा। तो भाई हेडिंग क्या लिखेंगे, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंधकार एवं उनकी रचना। आप लोगों को अपनी किताब में जो भी थोड़ा बहुत छूटता होगा आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बता दे रहे हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार, अब एक और निबंध, एक और निबंधकार, एक और उनके निबंध। तो पहले ही बहुत ही अच्छी रचना है डाटकर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डाटकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी रचना थी शुक्लोत्तर युग निबंध में। तो भाई निबंध में कौन सी रचना थी, कल्पलता, कुटज, बिहार, इनकी क्या थी, प्रमुख निबंध थी। तो डाटकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध क्या था, कल्पलता। आप लोगों को बोर्ड में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि कल्पलता कौन सी विधा थी, आप लोग बताएंगे। निबंधकार आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध कौन सा है, उसमें भी 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो ये हुआ कल्पलता। अगला है जो रचना है वो, और इनमें जितना हम लिख ले रहे हैं वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट सभी हैं। जैनेन्द्र कुमार की क्या है, कौन सी रचना है जैनेन्द्र कुमार की, जड़ की बात। कौन सी है, जड़ की बात किसकी रचना है, जैनेन्द्र कुमार की। और कौन सी विधा है, निबंधकार है। कौन सी विधा है, निबंधकार ही है। तो ये हुआ शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनकी रचनाएं। डाटकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कल्पलता, जैनेन्द्र कुमार, जड़ की बात, ये उनके निबंध हैं और ये निबंधकार हैं। ये शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हो गए। अब हम लोग देखते हैं शुक्लोत्तर युग के उपन्यासकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग उपन्यासकार लिख दे रहे हैं। उपन्यासकार में बहुत सारे कवि भी आते हैं, बहुत सारे लेखक आते हैं। तो उनमें से कुछ प्रमुख हैं। पहला है यशपाल जी उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछता भी है, झूठा सच क्या है, उपन्यास है, किसकी है, यशपाल जी की है। सभी रचनाएं मैं जितना लिख रहा हूँ वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा और समझते रहिएगा। अगला हम लिखने वाले हैं भगवती चरण वर्मा जी के प्रमुख उपन्यासकारों में से सबसे इम्पोर्टेंट उपन्यासकार है भूले बिसरे चित्र। आपको ये बहुत मिलेगा। और सारी इनकी रचनाएं हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये इनके क्या हैं, उपन्यास हैं। इन्हीं उपन्यासकारों में बहुत ही अच्छा है फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल और धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता। इन सब बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे उपन्यासकार हैं। इनको हम लोग अगले उपन्यास में बहुत ही अच्छी तरीके से सबको देखेंगे। तो ये याद रहना चाहिए आपको। एक और है धर्मवीर भारती, आप लोग इनको लिख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। धर्मवीर भारती धर्मयुग के क्या थे, संस्थापक थे। देखिए इनके नाम में भी धर्म आ रहा है और धर्मयुग के नाम में भी
धर्म आ रहा है। तो धर्मवीर भारती धर्मयुग के क्या थे, संस्थापक थे या संपादक थे। तो धर्मवीर भारती की क्या थी, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा आपका क्या हो जाएगा, जीवनी हो जाएगा, इनकी नहीं है। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। अब सूरज का सातवां घोड़ा कौन, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। ये आपको रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं। एक और है फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु का रचना है मैलाचल। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना क्या है, मैलाचल। मैलाचल किसकी रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु की। कौन सी विधा है, उपन्यास है। यह शुक्ल युग के उपन्यास हुए। अब हम लोग जानेंगे अगला, इसमें देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला, कहानीकार। शुक्लोत्तर युग के कहानीकारों में कौन कौन आते हैं। आप लोगों को ये सारी रचनाएं याद रहनी चाहिए और अच्छे से एक बार आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और अभी से याद करना शुरू कर दीजिएगा। आपका एग्ज़ाम 3 महीने के बाद होने वाला है। तो अब हम लोग देखते हैं कहानीकार। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार। कहानीकार में भी हम लोग देखेंगे कुछ उनके प्रमुख कहानीकार हैं और उनकी रचनाएं हैं। तो कहानीकार में हम लोग देखते हैं इलाचंद जोशी जी। इलाचंद जोशी, इलाचंद जोशी की कहानी क्या थी, आहुति। क्या थी, आहुति। इलाचंद जोशी जी की कहानी आहुति थी। आहुति कौन सी विधा है, कहानी विधा है। किसकी रचना है वह, इलाचंद जोशी जी की, इलाचंद जोशी जी की विधा, इलाचंद जोशी जी की रचना है। अगला हम लोग देखते हैं भगवती चरण वर्मा भी जी आएंगे। राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव की रचना है प्रतीक्षा। कौन सी है, प्रतीक्षा। एक बार आप लोगों का राजेंद्र यादव पूछ लिया था, राजेंद्र यादव एक चेखव इंटरव्यू या राजेंद्र यादव एक चेखव इंटरव्यू कौन सी विधा है, तो वो आप बहुत लोगों का गलती हो गया था। तो राजेंद्र यादव चेखव का इंटरव्यू वो कौन सी विधा है, भेंट वार्ता है ना। तो इस प्रकार राजेंद्र यादव की कहानी क्या हुई, प्रतीक्षा हुई। क्या हुई, प्रतीक्षा। अब हम लोग इसमें देखेंगे नाटककारों में। इस प्रकार इसमें हम लोगों ने शुक्लोत्तर युग के बारे में आप लोगों को जितना रचनाएं दी गई थी हम लोगों ने बहुत ही धीरे शॉर्टली माध्यम में देख लिया है। अब हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे और देखेंगे उस वीडियो के बारे में हिंदी पद्य में। और हिंदी पद्य में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रीतिकाल और आधुनिक काल ही पढ़ना है। आदिकाल भक्तिकाल के बारे में हम लोगों को नहीं जानना है ना। तो सिर्फ और सिर्फ रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में जानना है, जो कि आधुनिक काल के बारे में आधा हम लोगों ने गद्य में ही पढ़ लिया है। तो वो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और वहाँ से भी आपको 5 अंक का बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।